नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की साइंसी तस्दीक। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि मैं अपना प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म काफ़ी अरसा से तकरीबन 1.5 साल हुआ है कि ये प्रोग्राम आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है और इसके 160 से ज़ायद एपिसोड अब तक आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जदलियाती लिबरलिज़म दरअसल मेरी अपनी एक थ्योरी है, मेरा अपना एक नज़रिया हयात है, एक आइडियालॉजी है जो मैंने दुनिया के 8 अरब इंसानों के सामने पेश की है। ये नज़रिया हयात दुनिया के तमाम 8 अरब इंसानों के समाजी मसाइल हल करने के लिए बासलाहियत है और मैंने ये नज़रिया, ये थ्योरी, ये आइडियालॉजी इसलिए पेश किया है कि दुनिया में आज तक जितने भी इल्हामी मज़हब आए हैं या गैर इल्हामी मज़हब आए हैं या इंतज़ामी मज़हब इंसानों ने तख्लीक किए हैं, वो इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में कमा हक़्क़ुहु नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि आज एक जदीद तरीन नज़रिया हयात को तलाश किया जाए, उसे तख्लीक किया जाए, वज़ा किया जाए ताकि दुनिया के तमाम 8 अरब इंसान उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को कमा हक़्क़ुहु गुजार सकें। सो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी काविश और अपनी जिद्दोजहद को इस्तेमाल करके एक थ्योरी, एक नज़रिया हयात, एक आइडियालॉजी दुनिया के सामने रखी है। इसका नाम है जदलियाती लिबरलिज़म। तो जदलियाती लिबरलिज़म के लिए मैंने एक तर्ज़ फ़िक्र भी तख्लीक किया है, उसका नाम है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र। क्योंकि आप आज तक दुनिया में जितने भी मज़हब आए हैं या इंतज़ामी हैं या वो इल्हामी हैं या गैर इल्हामी, उनके यहाँ भी कोई ना कोई तर्ज़ फ़िक्र ज़रूर रहा है। तर्ज़ फ़िक्र के बग़ैर इंसान के समाजी और मादी दोनों किस्म के मसाइल हल नहीं होते। मादी मसाइल को हल करने के लिए गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी साइंसी तर्ज़ फ़िक्र, और समाजी मसाइल को हल करने के लिए जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल होता है। लेकिन दुनिया के समाजी मसाइल जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से भी हल नहीं हो सके, इसलिए आज एक जदीद तरीन तर्ज़ फ़िक्र की भी ज़रूरत थी। लिहाजा मैंने एक जदीद तरीन तर्ज़ फ़िक्र, मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र तख्लीक किया है और मैं मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की मजहबी तस्दीक आप हज़रात के सामने मुख्तलिफ़ एपिसोड्स की सूरत में कर चुका हूँ। अब हम मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की साइंसी तस्दीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस मकसद के लिए भी मैं एक एपिसोड आप हज़रात के सामने कर चुका हूँ साइंसी तस्दीक के हवाला से। तो मैं आपको इस हवाला से लचक की तारीफ़ बता चुका हूँ कि लचक क्या है। फ़िज़िक्स का मज़मून जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है कि लचक की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई जिस्म बैरूनी क़ुव्वत लगाने से दब जाए, अगर कोई जिस्म बैरूनी क़ुव्वत लगाने से दब जाए और क़ुव्वत हटाने से वापस पहली जगह पर आ जाए तो हम कहते हैं कि उसमें लचक मौजूद है। यह है लचक की डेफिनेशन और तारीफ़ इल्मे तबीयात यानी फ़िज़िक्स के हवाला से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह मैं आज आपको लचकदार अजसाम की खसूसियात बताऊंगा कि लचकदार अजसाम की खसूसियात क्या है। फिर हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। चंद एपिसोड होंगे, 4-5 एपिसोड होंगे। इनके बाद इंशाअल्लाह हम इस नतीजा पर पहुंच जाएंगे कि मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र साइंसी सतह पर भी दुरुस्त है और साइंस भी मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की तस्दीक करती है। तो आज ये दूसरा एपिसोड है, मैं इसमें आपको लचकदार अजसाम की खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स से आगाही दूंगा। तो ये खसूसियात ये हैं, नंबर 1 तो है कि दबाने से लचकदार अजसाम दब जाते हैं लेकिन दबाव हटाने से अपनी असली जगह पर वापस आ जाते हैं। ये पहली खसूसियत है उनकी, करैक्टरिस्टिक। नंबर 2 ये है कि ज़्यादा सख्त होते हैं ना ही ज़्यादा नरम होते हैं। लचकदार अजसाम ना ज़्यादा सख्त होते हैं ना ही ज़्यादा नरम होते हैं। नंबर 3, खींचने से खिंच जाते हैं लेकिन खिंचाव हटाने से अपनी असली जगह पर लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। नंबर 4, चौथी खसूसियत, इनकी खसूसियात बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम के दरमियान यानी बैन बैन होती हैं।
نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ نرم، ان کے درمیان یعنی بین ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم اسی طرح نمبر 5 جو ہے خصوصیت وہ یہ ہے کہ جسم کی سختی اور نرمی کے لحاظ سے، جسم کی سختی اور نرمی کے لحاظ سے متوسط اور متوازن اجسام، لچکدار اجسام کی خصوصیات اور لچک کے حوالے سے جو تجربات ہم نے کیے، وہ گزشتہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے تجربات بھی کیے ہیں لچک کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لچک ہوتی کیا ہے۔ جاندار اجسام کی لچک بھی میں نے ان تجربات سے ثابت کی ہے، بے جان اجسام کے اندر بھی لچک تجربات کے ذریعے میں نے ثابت کی ہے۔ وہ آپ حضرات کو وہ تجربات کر کے دکھائیں، 6 تجربات کیے ہیں پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے۔ تو عزیزان محترم لچکدار اجسام کی خصوصیات اور لچک کے حوالے سے جو تجربات ہم نے پرفارم کیے، انجام دیے، صرف لچک کا حقیقی مفہوم سمجھانے کے لیے ہیں۔ وہ صرف لچک کا حقیقی مفہوم آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے تھے، ورنہ انسانی رویہ میں لچک یہ بالکل مختلف شے ہے۔ انسانی رویہ میں لچک جاندار اور بے جان جسموں میں لچک سے یکسر مختلف ہے، یکسر مختلف۔ انسان تو شعور رکھتا ہے نا، بے جان چیزیں شعور نہیں رکھتی، دیگر جاندار چیزیں بھی شعور نہیں رکھتی۔ پودوں کے اندر بیچاروں کے میں کہاں شعور ہے؟ جانور جو ہیں، حیوانات جو ہیں، وہ شعور تو رکھتے ہیں لیکن ان کا شعور بھی بہت ہلکے درجے کا ہے، وہ اپنے زیادہ تر کام جبلت سے کرتے ہیں جانور جو ہیں۔ تو شعور انسان کے پاس ہی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لچک کا حقیقی مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے رویہ میں لچک جاندار اور بے جان جسموں میں لچک سے یکسر مختلف ہے۔ تاہم لچکدار اجسام کی خصوصیات کے ضمن میں، لچکدار اجسام کی جو خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں، بے جان اجسام کی خصوصیات بھی پڑھی ہیں، بے جان اجسام میں لچک اور جاندار اجسام میں لچک کی خصوصیات بھی پڑھی ہیں۔ تو ان خصوصیات کے ضمن میں، ان خصوصیات کے حوالہ سے، ان خصوصیات کو سامنے رکھا جائے تو جو تجربات ہم نے کیے ہیں 6 عدد، ان میں درمیان، لفظ درمیان، بین، متوسط اور متوازن، یاد رکھیں درمیان، بین، متوسط اور متوازن ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں انسانی رویہ کی ماہیت یعنی سٹرکچر اور حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ آگے ہم چلیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تو ہم یہ 4 الفاظ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، درمیان، بین، متوسط اور متوازن۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں انہی سے واسطہ پڑے گا اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی رویہ میں متوازن جو ہے وہ طرز فکر کس طرح کار فرما ہے اور کس طرح کار فرما ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔